आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक को पढ़ने वाले हैं और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 को। और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं सदी के काल को हम लोग पढ़ेंगे। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। तो विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है विजयनगर। एक साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। तो अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी के नाम से हुआ। तो हम्पी का नाम वहाँ की स्थानीय देवी थी पंपा देवी, उनके नाम पर हम्पी से हुआ। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूने, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग है। अब हम लोग हम्पी की खोज को देखेंगे। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। तो हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। कॉलिन मैकेंजी 1754 ईस्वी में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं, ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। यह एक चित्र है मैकेंजी का। मैकेंजी और उनके सहायक, यह चित्रकार थॉमस हिक्की द्वारा बनाए गए तैलचित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। यह लगभग 1825 ईस्वी का है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है। मैकेंजी के बाईं ओर दूरबीन थामे उनका चपरासी सी नौजी और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक है, एक जैन पंडित दाईं ओर, और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण काबलेरी बेंतक लक्ष्मया है। अब हम लोग पढ़ेंगे राय नायक तथा सुल्तान के बारे में। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा।
विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं को, भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों और कर्नाटक में होयसलों के राज्य का विकास हुआ। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया। तो विजयनगर के शासकों ने विशाल मंदिर जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर तथा बेलूर के चन्नकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कर्नाटक साम्राज्य में जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्य में की संज्ञा दी है। हाथी, घोड़े और लोक के बारे में हम लोग देखेंगे। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। तो गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति का या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे शासक और व्यापारी के बारे में। चूंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई, चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था। तो व्यापारियों के स्थानीय समूह को, जिन्हें जो है कुदिरई, चट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। तो विजयनगर अपने मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के लिए बाजारों में प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन के बारे में। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। तो राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर जो है शामिल थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाता था, तो पहला राजवंश जो था संगम वंश के नाम से जाना गया, ने 1485 तक नियंत्रण रखा। 1336 से 1485 ईस्वी तक संगम वंश ने नियंत्रण रखा विजयनगर पर। उन्हें शुलुबों ने उखाड़ फेंका जो सैनिक कमांडर थे, और भी 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुबों ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलुब वंश से ही संबंध थे। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का क्षेत्र यानी रायचूर द्वाब हासिल किया गया। 1512 में जो है रायचूर द्वाब क्षेत्र को हासिल किया गया। उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 में, तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था 1520 ईस्वी में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह तुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नंगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की। तो कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नंगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या फिर उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होती है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराबिडू के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता का काबिज रहा। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण जो है बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालिकोटा के नाम से भी जाना जाता है, तो राक्षसी तांगड़ी युद्ध को तालिकोटा के नाम से भी जाना जाता है,
के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। तो राम राय को जो है बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली राक्षसी टांगरी युद्ध में। विजय सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराबीडू राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में